सो हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से क्लास 12 का फिजिक्स। और आज का हमारा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड। और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में और उसके कुछ सिंपल एप्लीकेशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो जिस तरह से आपने पढ़ा है कि हर बॉडी में जैसे मास होता है, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी दो बॉडी जिनमें अगर मास हो तो उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी तरह क्या होता है, इसी तरह बॉडी में एक और प्रॉपर्टी भी होती है जिसे क्या करते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो चार्ज ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ ए मैटर, यानी किसी बॉडी के साथ चार्ज वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण, यानी ड्यू टू विच इट्स प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी किसी चार्ज के साथ वो प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है जिसके कारण वो बॉडी या तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है या फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस करता है। मतलब वो उस चीज को प्रोड्यूस भी करेगा और खुद और दूसरे चार्ज के कारण वो एक्सपीरियंस भी करेगा। तो ये क्यों होगा किसी बॉडी में, क्योंकि उस बॉडी में चार्ज है। बात करते हैं चार्ज है तो चार्ज कितने टाइप के होते हैं, जैसे आपने पढ़ा है मास के बारे में। मास कितना होता है, ओनली वन, है ना। मास से पॉजिटिव हो सकता है, मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन चार्ज के केस में अगर बात करो तो चार्ज के केस में ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कैसे देखते हैं, जैसे टाइप ऑफ चार्ज करना पड़ता है। सबसे पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना, यानी चार्ज दो टाइप के होंगे, जिसके एक सबसे पहला होगा जिसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, और एक और चार्ज होगा जिसे क्या बोलेंगे हम नेगेटिव चार्ज। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में, तो टाइप ऑफ चार्ज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आता है हमारा, इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव चार्ज क्या है, तो इसे कहते हैं इट इज द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। एक बात हमेशा माइंड में रखना, आपसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें क्या ज्यादा है, उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा है, यानी उसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, या उसमें इलेक्ट्रॉन कमी है। तो याद रखना, हम हमेशा चार्ज को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में बताते हैं, है ना। यानी अगर कोई बॉडी चार्ज है तो कहेंगे उसमें क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है नेगेटिव चार्ज। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर भाग गए हैं, यानी उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो याद रखना, हमेशा क्या कहा जाता है, हमेशा कहा जाता है कि इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। तो अगर कोई बॉडी चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, दैट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। ठीक है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो किसी बॉडी में, तो हम क्या बोलेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज है। बात करते हैं नेगेटिव चार्ज, जस्ट इसका डिफरेंट हो जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इट इज द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, है ना। यानी अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो क्यों होगा, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी में प्रोटॉन्स की तुलना में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर उसमें किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, दैट मींस कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया तो क्या बोलेंगे, वो नेगेटिव चार्ज है। तो याद रखना, हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ही चीजों को, चार्ज को डिफाइन करते हैं। बात करते हैं, अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर हो जाए तब क्या होगा। तो उस केस में ऐसे बॉडी को हम कहते हैं न्यूट्रल बॉडी, है ना। तो एक और केस हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, इसे बोलते हैं न्यूट्रल। इसमें क्या होगा, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे। तो क्या बोलेंगे, उसमें बॉडी क्या है, उसमें बॉडी न्यूट्रल है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। बात समझ आ गई। बात करते हैं कि आखिर चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो याद रखना, इस एसआई यूनिट होता है, इसको हम एम्पियर सेकेंड ही बोलते हैं, और मोस्ट कॉमन यूनिट होगा इसको आप कूलम्ब बोलेंगे। तो कभी इस एग्जाम में आता है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो उसे एम्पियर सेकेंड या फिर कूलम्ब। इसका अगर डायमेंशन पूछा जाए तो डायमेंशन होता है 80। ए मतलब हो गया एम्पियर, टी मतलब होता है टाइम का। तो क्या होगा डायमेंशन 80। तो डायमेंशन भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अब बात करते हैं कि इनके बीच में फोर्स कैसा लगता है ना। अगर दो टाइप के चार्ज हैं, जैसे मैंने कहा था कि जब आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जैसे दो बॉडी में मास होता है, तो मास क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर मास हमेशा पॉजिटिव होता था। लेकिन यहां पर चीजें डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर चार्ज पॉजिटिव भी है और चार्ज नेगेटिव भी है। तो अब इनमें इंटरेक्शन होगा तो वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से वो बिहेव करेगा। वो कैसा बिहेव करेगा देखते हैं। तो अगर चार्ज कैसा कैसा, तो कहते हैं कि अगर दो चार्ज, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हो गया, तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। याद रखना, अगर अनलाइक चार्ज मतलब
डिफरेंट टाइप के चार्ज, इसे क्या बोलते हैं, इसे लोग बोलते हैं अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज मतलब होता है चार्ज ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी, दैट मींस वन इज पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अनलाइक चार्ज। तो हम बोलते हैं अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और लाइक चार्ज क्या करेंगे, मतलब अगर मान लो दोनों चार्ज पॉजिटिव या फिर दोनों चार्ज नेगेटिव हो जाएं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, लाइक चार्जेस मतलब सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, जस्ट लाइक आपका मैग्नेट है ना। मैग्नेट में आपने कभी इस चीज को फील किया होगा, वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है, वहां पर मैग्नेटिक चार्ज होता है ना। लेकिन वहां भी आपने देखा होगा कि कभी कभी दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसकी पोलैरिटी चेंज करने पर दोनों मैग्नेट एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। यानी अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे या फिर सेम टाइप का पोलैरिटी होगा तो अट्रैक्ट रिपेल करेंगे, और डिफरेंट टाइप के हुए यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया तो अट्रैक्ट करेंगे। बात समझ आ गई अच्छे से, बात बढ़ते हैं आगे। तो नोट्स अपना वीडियो को रुक कर नोट्स जरूर बनाते रहे। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब आता है मेथड ऑफ चार्जिंग। आखिर किसी बॉडी में हम चार्ज कैसे कर सकते हैं ना, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे करें। जैसे आपके सामने बॉडी है, आपके सामने बुक होगा, आपके सामने पेन होगा, आपने कॉपी लिया है, अभी ये सारे के सारे न्यूट्रल है, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने प्रोटॉन्स है। अब इसको आप चार्ज कैसे करोगे, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहला मेथड होता है, इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन के थ्रू भी आप किसी चीज को चार्ज कर सकते हैं। तो पहला हो गया मेथड हो गया फ्रिक्शन। कैसे, जैसे इसका एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल समझो। जैसे मान लो आपके सामने है एक ग्लास रॉड और एक है सिल्क क्लॉथ। तो अगर आपने मान लो अगर यहाँ पर एक सिल्क का क्लॉथ है ना, ये क्या है, ये एक आपका सिल्क का क्लॉथ है, ठीक। और आपके सामने क्या है, एक ग्लास रॉड है, क्या है ये आपका हो गया एक ग्लास रॉड। अब क्या करोगे, अगर आप ग्लास रॉड को इस पे अगर रब करोगे है ना, इस सिल्क पर रब करोगे तो क्या होता है कि क्या होगा कि आपका जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा आफ्टर रबिंग, याद रखना। और सिल्क कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए हैं, है ना। देखो पहले दोनों न्यूट्रल थे, दोनों में क्या थे, दोनों न्यूट्रल थे। आपके सामने एक ग्लास रॉड रखा है, एक आपके सिल्क क्लॉथ रखा है, दोनों न्यूट्रल है, ठीक है। दोनों को आपने रब करना स्टार्ट किया तो क्या होता है, ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सिल्क क्लॉथ आपका नेगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों होगा, दैट मीन्स कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां ट्रांसफर चले गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भाग गए हैं। कहां भाग गए, वो ग्लास रॉड से सिल्क में चले गए। तो क्या होगा, अब बोलेंगे सर कि ग्लास रॉड में क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए किसमें, सिल्क क्लॉथ में। और जो सिल्क क्लॉथ अब जो नेगेटिव चार्ज हो गया है उसे क्या बोलोगे कि सर उसमें अब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं बाहर से। पहले तो न्यूट्रल था सिल्क क्लॉथ, लेकिन क्या हुआ कि अब कुछ ग्लास रॉड से भी इलेक्ट्रॉन्स वापस सिल्क क्लॉथ पर आ गए। तो क्या बोलोगे कि सर हाँ, सिल्क क्लॉथ में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मींस दैट्स व्हाई सिल्क क्लॉथ क्या हो गया, आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखना है। ग्लास रॉड का आपसे बहुत टाइम पूछा जाता है, आपसे ड्राई एयर और कॉम्ब, ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने कभी स्कूल में भी किया होगा, या फिर सिंपल स्केल को लेकर, है ना। सिंपल स्केल को क्या करना, अपने हेयर पे रब करना, और सामने नीचे कुछ टेबल पर कुछ पीसेस ऑफ पेपर रखना, स्मॉल छोटे छोटे पेपर्स का पीस रखना, ठीक है। वहां भी चीज होता है, ठीक है। वहां भी आपने देखा होगा, वहां भी इस टाइप का होता है कि जब आप स्केल को रब करके सामने लाओगे उस पेपर पीस ऑफ पेपर के सामने, तो पीस ऑफ पेपर उसमें क्या होता है, स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं, क्या उसमें कोई फेविकोल था, क्या कोई गम लगा था, नहीं। क्यों चिपके, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक में नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है। तो क्या होता है वहां पर क्या होता है कि आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स है ना, कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं, वो ड्राई हेयर से ट्रांसफर कहां होते हैं, आपके ड्राई हेयर से ट्रांसफर हो जाते हैं आपके पीस आपके स्केल में, ठीक है। कहां से हो जाते हैं, वो स्केल में हो जाते हैं। तो ड्राई हेयर या फिर आप कॉम का भी एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पर, है ना। जहां मैंने आपको स्केल बताया है उसकी जगह मैंने यहाँ पर कॉम भी आप यूज कर सकते हो ना, ये दोनों सेम टाइप के मटेरियल से बने होते हैं। तो क्या होता है, वहां पर हेयर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं कॉम्ब या स्केल में। तो आपका हेयर कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए, कहीं भाग गए। और आपका कॉम्ब या स्केल क्या हो जाएगा, वो अब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कहां से, ड्राई हेयर से। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स है, आपको याद रखना। कैट स्किन में करोगे, आप रब करोगे तो एक इबोनाइट रड को, तो कैट स्किन से, कैट की जो स्किन होता है यानी इसके जो फर होते हैं उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं इबोनाइट रॉड में, ठीक है। तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया। अब ये सब कैसे हुआ, जब हमने किसी चीज को रब किया, और रब करने से क्या होता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, किसी चीज को घसना, है ना, ये तो फ्रिक्शन होता है। तो हमने क्या किया, हम भी तो यहाँ पर वही काम कर रहे थे।
तो ऐसे कुछ 3-4 एग्जांपल है जो कि आपको याद रखना चाहिए, इसमें से कोई एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं सेकंड हो गया आपका, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है कि किसी दो बॉडी को बिना टच किए, है ना, यानी किसी दो बॉडी को अगर आप सामने भी ले आओगे ना तो क्या होगा, वो एक दूसरे पर चार्ज ट्रांसफर करता है। जैसे मान लो ये बॉडी आपका है न्यूट्रल, ठीक है, और ये चार्ज आपका कैसा चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। दैट मींस इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। और मान लो एक मैंने और बॉडी लिया जिसपे क्या था, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, ठीक है। न्यूट्रल क्या था, न्यूट्रल मैंने भी बताया था क्या होता है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल है। अब सामने लाओगे तो क्या होगा कि ये मैंने कहता था कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा यहाँ से कि कुछ जो ये न्यूट्रल था जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन थे कुछ प्रोटॉन्स थे और दोनों इक्वल अमाउंट में थे, उसमें से क्या होगा कि उसमें से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव चार्ज के साइड। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ होगा, जो न्यूट्रल बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज था वो दूसरे साइड रखकर जमा हो जाएगा, यानी एक्यूमुलेट हो जाएगा इस टाइप से। याद रखना जितने नेगेटिव चार्ज आएंगे आपके इस न्यूट्रल बॉडी के लेफ्ट फेस में, उतने ही पॉजिटिव चार्ज इस न्यूट्रल बॉडी के राइट फेस में भी क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, इक्वल होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसको हमने टच नहीं किया था, इसको हमने सर सामने लाया था, सामने लाने के कारण क्या हुआ, ये दोनों अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर गए। तो सेकंड हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ठीक है। थर्ड आता है, इसको बोलते हैं आप कंडक्शन। थर्ड मेथड क्या हो गया, कंडक्शन। कंडक्शन कैसा है, यानी दो बॉडी को अगर आप टच करने पर भी क्या होते हैं, एक चार्ज का ट्रांसफर होता है। यानी दो बॉडी को अगर आपने अगर ऐसे टच करके ले आया, मान लो एक है न्यूट्रल और एक है पॉजिटिव, ठीक है, मान लो अगर ये पॉजिटिव है और ये न्यूट्रल है, तो टच करने पर भी क्या होते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर होता है ना। अब याद रखना चार्ज का ट्रांसफर बड़े अच्छे से एक बड़ा कंसेप्ट है आपके, अगर जो लोग जेई और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए याद रखना कि चार्ज, अब बताओ कहां से कहां जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल बॉडी पर जाएगा चार्ज, या फिर न्यूट्रल बॉडी से कोई चार्ज पॉजिटिव पर आएगा, कमेंट में जरूर बताना इसमें, है ना। तो याद रखना हमेशा ट्रांसफर कौन होता है, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन का होगा, याद रखना ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां चले जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन जाकर क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले चार्ज को बना देगा न्यूट्रल, है ना, कंप्लीट न्यूट्रल नहीं बनाएगा लेकिन कुछ पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। अब कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां न्यूट्रल बॉडी से ट्रांसफर हो गए हैं पॉजिटिव चार्ज में, तो जो न्यूट्रल बॉडी था उसमें क्या ज्यादा हो गया एक्सेस, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भाग गए, कुछ नेगेटिव चार्ज चले गए, तो क्या बच गया अब उसमें, अब क्या एक्सेस हो गया उसमें, अब इसमें एक्सेस हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो देखा क्या किया हमने, एक न्यूट्रल बॉडी को भी हमने पॉजिटिव चार्ज बना दिया। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए पॉजिटिव चार्ज में, और जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, अब जाकर कुछ उसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रलाइज कर गए, और हमारा जो न्यूट्रल बॉडी था अब उस पर नेट चार्ज पॉजिटिव आ गया। तो ये 2-3 मेथड्स है जो आपको ऐसे पता होने चाहिए। बात समझ आ गई। बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या होती है। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स के हम लोग अलग से सेशन करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक है। इसमें तो पहले बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट मींस इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ओनली एक्सेस या डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने क्या कहा था कि चार्ज को हम हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में ही डिफाइन करते हैं। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हो गया किसी बॉडी में तो हम बोलेंगे वो नेगेटिव चार्ज है, और अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो हम बोलेंगे वो पॉजिटिव चार्ज है। तो पहला पार्ट क्लियर हो गया। बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे, चार्ज इज ट्रांसफरेबल, है ना। चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे मैंने भी बताया कैसे चार्ज ट्रांसफर कर रहे थे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। 2-3 मेथड थे, मेथड ऑफ चार्जिंग में, उसमें भी चार्ज क्या होता, ट्रांसफर हुआ था लास्ट वाले केस में, है ना। जब हमने दो बॉडी को टच किया तो क्या हुआ था, चार्ज ट्रांसफर हो गया था, है ना। तो यह कहता है कि इफ ए चार्ज बॉडी इज पुट इन कांटेक्ट विद अनदर बॉडी देन चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर बॉडी, है ना। तो चार्ज क्या होगा, दो बॉडी को टच करोगे तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का भी ट्रांसफर हो जाता है जब आप दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, है ना। देखो अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है क्लास 7 तो याद रखना कि क्या मैंने कहा था चार्ज क्या होता है, चार्ज में हमेशा ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, और आपको भी पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन्स का मास भी होता है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल्दी कमेंट करके बताना। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन भी अगर ट्रांसफर होगा तो इतना मास
तो चार्ज हमेशा छोड़िए कि कोई इलेक्ट्रॉन बस अपने साथ चार्ज लेके जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ मास भी तो है, तो वो मास भी ट्रांसफर होगा, है ना। तो याद रखना कि हमेशा चार्ज ट्रांसफर नहीं होता, चार्ज के साथ हमेशा मास भी ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी में अगर नेगेटिव चार्ज आ गया बाहर से तो क्या होगा, तो अगर किसी बॉडी में अगर नेगेटिव चार्ज बाहर से आ गया तो दैट मीन्स क्या होगा, हम बोलेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो साथ में मास भी लाएगा, दैट मीन्स उस बॉडी की मास भी बढ़ेगी। यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो चार्ज भी बढ़े, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा और साथ में साथ उसका मास भी बढ़ेगा, है ना, जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आया है। और जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल गया है उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, और दैट मीन्स वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर चले गए हैं तो उसका मास भी थोड़ा डिक्रीज करेगा। बहुत नहीं, बहुत बहुत माइनर डिक्रीज करता है, लेकिन हाँ डिक्रीज करता है, ठीक है। बात समझ आ गई। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। अब ये चार्ज इज क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है, तो द क्वांटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज रिप्रेजेंटेड बाय ई। तो कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में जो भी चार्ज है, कि कोई भी चार्ज हो, कोई बॉडी में नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चार्ज है, वो क्या होता है, वो सारे चार्ज इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फॉर्म में होगा, है ना। मतलब किसी बॉडी में अगर चार्ज है तो हम बोलेंगे उसमें 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो वो उसके साथ वो आपके सामने जो वाला 1 लाख क्या है, 1 लाख एक इंटीजर है ना। तो हमेशा वो इंटीजर फॉर्म में ही रहेगा। ऐसा नहीं बोलो कि सर 1.5 इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं 1.5 नहीं होगा, हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में होगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल होगा। या तो 1 होगा, 2 होगा, 100, 1000, 20,000 ऐसे होगा, कभी भी डेसिमल में नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा चार्ज। बात समझ आ गई। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q इक्वल टू एन ई, जहां पर n क्या होता है, n पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, और की ई क्या होता है, ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितना होता है, ये होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब। मैंने बताया यूनिट क्या होता है चार्ज का, कुलम्ब। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का यूनिट है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। तो यह साथ में एक आप नेगेटिव साइन भी लगा लोगे। बात समझ आ गई। बात करते आगे, चार्ज इज कंजर्व, है ना। चार्ज क्या है, चार्ज हमेशा कंजर्व, यानी किसी एक सिस्टम में कोई चार्ज है ना। मान लो किसी रूम में, मान लो ऐसे कि क्या करो कि यहाँ किसी रूम में बहुत सारे चार्ज हैं, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है ना। तो ये एक दूसरे को ही चार्ज ट्रांसफर करेंगे, यानी इस पूरे सिस्टम में, यानी इस पूरे बॉक्स के अंदर चार्ज कंजर्व रहेगा, चार्ज यहां से बाहर नहीं जाएगा, है ना। यानी चार्ज क्या होगा, दैट मींस ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं कि दो चार्ज मिल गए तो चार्ज खत्म हो गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिला तो कभी नहीं कहेंगे कि अब चार्ज खत्म हो गया, नहीं, चार्ज अभी भी है। भाई वो न्यूट्रल बना लिए हैं, लेकिन क्यों न्यूट्रल क्यों हो गया, क्योंकि जितने पॉजिटिव थे उतने नेगेटिव है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज टाइम के साथ वेरी नहीं करता है, दैट मींस चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना उसे आप बना सकते हो ना उसे आप खत्म कर सकते हो। बात करते हैं अब नेक्स्ट हमारा आता है कुलम्स लॉ। हम पढ़ते हैं कुलम्स लॉ के बारे में कि अब ये जो मैंने कहा था फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा था, चाहे वो अट्रैक्शन का हो चाहे वो रिपल्सन का हो, ठीक है। इसके बारे में किसने कहा, कि साइंटिस्ट ने कहा था, उन साइंटिस्ट का नाम था कुलम्स, है ना। उन्होंने कहा था कि चलो वो सर फोर्स लग रहा है, लेकिन वो फोर्स कितना ज्यादा फोर्स लगाने वाला है ना, यानी वो किस बातों पे डिपेंड करेगा। क्या वो बात वो चार्ज पे डिपेंड करेगा कि किस पे ज्यादा चार्ज है किसी पे कम चार्ज है, तो क्या फोर्स उस बात पे डिपेंड करेगा। क्या ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि चार्ज कितनी दूर रखें, है ना। और क्या बात चार्ज इस पे भी डिपेंड करेगा कि चार्ज कहाँ रखा है, एयर में रखा है कि वाटर के अंदर रखा है कि ऑयल के अंदर रखा है ना। तो इन सब चीज बातों को लेकर जिस साइंटिस्ट ने बताया था कि ये फोर्स आखिर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस चीज बातों पे डिपेंड करता है, उनको उन्होंने इसे कहते हैं कुलम्स लॉ। याद रखना डेफिनेशन आता है व्हाट इज कुलम्स लॉ। तो द कुलम्स लॉ क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी दो फिक्स चार्ज जो स्टैटिक कंडीशन में रखे हुए हैं, मतलब रेस्ट कंडीशन में रखे हुए हैं, उनके बीच जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लग रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, है ना। क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी इसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो इनवर्सली डिपेंड करेगा उन दोनों के बीच के स्क्वायर के, यानी इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
और ये हमेशा कैसे एक्ट करता है, ये हमेशा एक्ट करता है अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू चार्ज, यानी दो चार्ज रखे हैं तो उन दोनों को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, फोर्स का डायरेक्शन उसी लाइन के अलोंग होगा, ऊपर आधा तिरछा ऊपर नीचे कहीं नहीं होगा। कैसे, मान लो जैसे यहाँ दो चार्ज रखे Q1 और Q2, ठीक है, इनके बीच जो चार्ज क्या रखा है वो डिस्टेंस r है, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगेगा यानी जो चार्ज का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही होगा, यानी इसी लाइन में ही कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा, है ना, इसके ऊपर नीचे फोर्स नहीं लगेगा, इसी लाइन के अलोंग हमेशा फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स किस डिपेंड करता था, तो मैंने डिपेंड किया कि कंसीडर टू पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। मैंने मान लिया कि दो चार्ज रखे हैं Q1 Q2 जो कि डिस्टेंस r पर रखे हुए हैं, है ना, चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव अभी हम कुछ नहीं बात कर रहे, सिर्फ करें दो चार्ज रखा है। लेट F be the electrostatic force between them between these two charge then according to Coulomb's law। तो अगर मान लो इनके बीच अगर फोर्स F लग रहा है तो अकॉर्डिंग टू Coulomb's law क्या ने कहा था कि ये जो फोर्स है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यानी इन दो फोर्स के प्रोडक्ट के इक्वल, एंड ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये कहीं ना कहीं आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा भी बिहेव करता है, आपको ऐसा लगेगा जैसे वहां पर था फोर्स डिपेंड करता था m1 into m2 पर, और वो डिपेंड करता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट मींस 1/r² पर। तो कूलम्ब्स लॉ भी क्या होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब वो डिस्टेंस पे इनवर्स स्क्वायर के फॉर्म में वो वेरी करता है। इसको अगर कंबाइन करें तो इसे क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r², जहां पर K हो गया एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, और इस K की वैल्यू कितनी होती है याद रखना, 9 into 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये K का यूनिट है। और यहां पर जो आप देखोगे एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। अभी मैंने जो चार्ज लिया था वो कहां रखा था, एक फ्री स्पेस रखा था, तो वहां पर अभी ये डिपेंड करता है कि आपने चार्ज को कहां पर रखा है, एयर में रखा है कि वाटर के अंदर रखा है, ठीक है। तो मैंने इसे कहां रखा था, स्पेस में, फ्री स्पेस में, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ टर्म आता है 1/4πε0। इस एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना, याद रखना, इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू रखना, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻²⁰, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हो जाता है आपका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का आपको फॉर्मूला यानी इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 8.85 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका कूलम्ब्स लॉ। बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। मैंने कहा था कि ये जो आपका फोर्स क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर है, तो कूलम्ब्स लॉ को आप वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो मैंने कहा कि मैंने मान लिया कि सर मान लो यहाँ पर दो चार्ज रखे हैं, ध्यान देखना अच्छे से, एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2। अब हम बात निकालते हैं फोर्स, है ना। अभी F21 क्या है, F12 क्या है और R12 क्या है, इसके बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो कहता है F21, है ना, जो मैंने लिखा F21, ये F21 क्या है, F21 है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। मान लो दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा ये Q1 चार्ज इस Q2 पे क्या कर इसको रिपेल कर रहा है आगे, है ना। तो F12 को कैसे करोगे, यहीं से बोलेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक। तो इसे बोलते हैं F2 क्या बोलोगे, फोर्स ऑन 2, यानी जो पहले लिखते हैं नंबर वो होता है जिस पर फोर्स लग रहा है, और दूसरे नंबर पे जो लिखा है नंबर वो होता है कौन लगा रहा है। तो पहला हमने बोला कि फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। अब चार्ज 1 फोर्स लगा रहा है, तो डिस्टेंस को हम कहां से मेजर करोगे, डिस्टेंस को हमेशा मेजर करेंगे चार्ज 1 से चार्ज 2 की ओर, है ना। तो ये R12 क्या होगा, चार्ज 1 से चार्ज 2 की ओर डिस्टेंस, ये होता है वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखोगे, F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r² उनके बीच का डिस्टेंस, और R12 के ऊपर आपने लगा दिया एक यूनिट वेक्टर। ये क्या बताता है, ये बताता है डायरेक्शन के बारे में। बात समझ आ गई। तो ये वेक्टर फॉर्म आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस इतना पॉइंट याद रखना। बहुत डिटेल से पढ़ना होगा तो वो आपको नीट और जेई वाले में बताऊंगा, वो आपको बता दूंगा कि वो चीज मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। वो हमारा एक और चैनल है जो कि मैं बता दूंगा, आप हमारा देख सकते हो, फिजिक्स विद अभिजीत सिंह, वहां पर चले जाना। वहां पर आपको नीट और जो लोग जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर उनको डिटेल्स में हम वहां पर आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं, और बाकी सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे अच्छे एग्जाम में के लिए सॉल्व कराने वाले हैं। बात करते हैं अब आगे, हम आते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, है ना। अगर कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम क्या होता है, तो लेट सपोज मान लो कि किसी मीडियम में
है ना। मान लो कि यहां पर दो चार्ज रखे थे Q1 एंड Q2, ठीक है, दो चार्ज रखे Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है R। यहां पर जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है वो है एप्सिलॉन नॉट। तो इनके बीच फोर्स क्या लगेगा, मैंने बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक, ये फोर्स हो गया। कब, जब हमने इसको फ्री स्पेस पे रखा था तो ये फोर्स लग रहा था। अब क्या कहते हैं, इन्हीं दो चार्ज को और इनके बीच का डिस्टेंस भी हम क्या रखते हैं, फिक्स ही है, अभी भी डिस्टेंस R है, दोनों पे चार्ज भी सेम है। बस क्या चेंज कर दिया, हमने चेंज कर दिया यहाँ का मीडियम, है ना। हो सकता है कि अब यहाँ पर जो मैंने मीडियम लिया है, ठीक है, मान लो क्या है, यहाँ पर इस चार्ज को मैंने वाटर के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब बताओ, अब इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो अब जो यहाँ पर है, जो आपका परमिटिविटी ऑफ, जो मान लो किसी लिक्विड में हमने डाला है, तो इस लिक्विड का परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन। तो यहाँ पर जो नया फोर्स लगेगा वो हो जाएगा अब आपका एफ डैश, और एफ डैश क्या होगा 1/4 पाई, सिंस ये लिक्विड है, लिक्विड का परमिटिविटी एप्सिलॉन ओनली। चार्ज सेम है तो Q1 Q2 ही लिखोगे, डिस्टेंस अभी भी फिक्स है तो R1 R स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। ये हो गया फोर्स बिटवीन टू चार्जेज इनसाइड एनी मीडियम हैविंग परमिटिविटी एप्सिलॉन। अगर इन दोनों फोर्स को अगर आप क्या करो, इन दोनों फोर्स को अगर आप डिवाइड करो, कैसे, एफ डैश बाई एफ, ठीक है, एफ डैश बाई आप एफ करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी, आपको सॉल्व करने पर आएगा, सारे वैल्यू कट जाएगी, क्या बचेगा, बचेगा तो आपके पास ओनली एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन, ठीक है। क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन, ठीक है। थोड़ा सा एक मिनट, एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन, ठीक है, ये बच जाएगा आपके पास फाइनल, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है वो 1/k के इक्वल होती है, ठीक है। किसे इक्वल होती है, 1/k के इक्वल होती है। इस k को क्या बोलते हैं, इस k को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एनी मीडियम। यानी अगर आप दो मीडियम के बारे में आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे करोगे, तो आपको एक टर्म दिया रहेगा, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, और इसके थ्रू आप किसी चीज को डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ये आपके लिए ऑयल के अलग होगा, वाटर के अलग होगा, ये सारी वैल्यू अलग अलग होती है, इसे बोलते हैं आपको, हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर यहां ध्यान से देखो तो यहां से जो नया फोर्स हो रहा है वो कहीं ना कहीं एफ डैश बाई एफ की वैल्यू 1/k हो जा रही है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि अब जो नया फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बाई के। यानी किसी, अब देखो, यानी किसी चार्ज को अगर आप किसी मीडियम में डाल दोगे तो उस तो नया जो फोर्स होगा एफ डैश, वो क्या हो जाएगा, पुराने फोर्स एफ डिवाइड बाई के। और याद रखना के की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है, तो क्या होगा, फोर्स घट जाएगा, है ना। कितना घटेगा, 1/k टाइम्स घट जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन कहा जाए कि मान लो हमने दो चार्ज को रखा है, और एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि मान लो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स था 100 न्यूटन, ठीक है। इस चार्ज को मैंने एक डायरेक्ट्रिक मीडियम में डाल दिया, डिस्टेंस फिक्स है और चार्ज भी फिक्स है। अब इन, और जो डायरेक्ट्रिक मीडियम है उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है 5। तो पूछा जाएगा बताओ अब उस मीडियम में नया फोर्स क्या लगेगा, तो नया फोर्स हो जाएगा एफ डैश, ठीक है। आंसर लिखते हैं, नया फोर्स हो जाएगा एफ डैश, और एफ डैश की वैल्यू क्या होती है, एफ बाई के। एफ कौन सा फोर्स है, जब वो फ्री स्पेस में रखा था, याद रखना, एफ कौन सा फोर्स होगा, जब उसे हम फ्री स्पेस या फिर एयर में रखेंगे वो फोर्स होगा। तो वो फोर्स कितना था आपका 100 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया 20 न्यूटन, यानी फोर्स घट गया, घट के कितना हो गया 20 न्यूटन, यानी फोर्स घट जाता है। बात समझ आ गई। बात करते हैं आगे हम, अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, है ना। अब बात करते हैं हम कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, है कि टू चार्ज इक्वल, है ना, ये न्यूमेरिकल नंबर हमारा 1 है, लिख रहा है टू चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन पोलैरिटी, यानी एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव। तो कह रहा है लेट सपोज मान लो एक चार्ज Q1 की वैल्यू Q है और दूसरा चार्ज Q2 की वैल्यू -Q है ना। टू क्योंकि चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड में इक्वल था, यानी दोनों में चार्ज QQ है, बस अपोजिट पोलैरिटी है, मतलब एक प्लस है तो एक नेगेटिव है। आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। लेट सपोज उनके बीच में डिस्टेंस R है और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो ठीक है, सबसे पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स के लिए क्या होगी, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 भी Q है Q2 भी Q है, तो K Q Q बाई आर स्क्वायर, Q Q मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
ठीक है, ऐसा बताओ अभी इनके बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। तो देखो चार्ज कैसा है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो ये हम सिर्फ बता रहे हैं, ये सिर्फ हमने लिखा है किसके बारे में, हमने लिखा है सिर्फ ओनली इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, ये फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स का नेचर कैसा होगा, फोर्स का नेचर होगा भी अट्रैक्टिव, क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं कि इफ 75% चार्ज ऑफ वन इज ट्रांसफर्ड टू अनदर देन द फोर्स बिटवीन देम चार्ज बिकम्स। कह रहा है अगर एक चार्ज, एक बॉडी में से 75% चार्ज हमने दूसरे चार्ज में ट्रांसफर कर दिया, तो बताओ अब उन दोनों के बीच में कितना चार्ज लगेगा। तो मान लो अब जो नया चार्ज हो जा रहा है, नया चार्ज हो गया है, उसे लिख लेते हैं नया चार्ज। नया चार्ज मान लो हो गया Q1 डैश, वो कितना हो गया, उसमें से 75% चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया है। मतलब इसमें से कुछ चार्ज हमने, मान लो पहले चार्ज था Q1 और चार्ज था Q2, तो यहां से 75% चार्ज हमने ट्रांसफर कर दिया है। तो अब जो Q1 था वो क्या बन जाए Q1 डैश, और 75% चार्ज ट्रांसफर हो गया तो कितना बच गया 25%। 25% को अब क्या लिखते हैं 1/4, तो अब इसमें चार्ज कितना बच गया Q/4। ध्यान रखना कितना बच गया Q/4, क्योंकि 25% मतलब चला गया, कितना बच गया 25%। 25% क्या लिखते हो 1/4, चार्ज कितना बच गया Q/4। दूसरा बॉडी जो बॉडी था जिसपे चार्ज चला गया है उस पर अब चार्ज कुछ बढ़ जाएगा, कुछ चार्ज एक्स्ट्रा आ गया है, क्या आ गया है 75% चार्ज एक्स्ट्रा आ गया है। अब वो कितना हो जाएगा, तो पहले उस पर था -Q, अब उस पर कितना चार्ज आ गया, अब उस पर चार्ज आ गया है 3Q/4, है ना, क्योंकि 25% कितना होता है 3Q/4, है ना। 25% ऑफ Q कितना हो जाएगा 3Q/4। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -Q/4। सॉल्व करना कितनी आ जाएगी -Q/4। ठीक है, तो अब जो नया फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा F डैश, और वैल्यू कितनी हो जाएगी K Q1 डैश इंटू Q2 डैश बाई R², डिस्टेंस अभी भी फिक्स है। तो Q1 डैश कितना हो जाएगा Q/4, Q2 डैश कितना हो गया, सिर्फ लेते हैं मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, साइन नहीं ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, यानी ओनली Q/4 डिवाइड बाई R², वैल्यू कितनी हो जाएगी KQ² बाई 16R²। ठीक है, तो दैट इंप्लाई लिख सकते हो कि F डैश की वैल्यू है, अब देखो यहां पर जो अट्रैक्टिव फोर्स आया था उसमें KQ/R² के लिए क्या सकते हो आप F लिख सकते हो, तो क्या ये F/16 बन गया, क्या लग रहा है कि ये F/16 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब बताओ अब फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो देखो ये चार्ज पॉजिटिव, आफ्टर ट्रांसफर करने के बाद एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज नेगेटिव, तो अभी भी फोर्स कैसा रहेगा अट्रैक्टिव। ठीक है, तो फोर्स कैसा रहेगा अट्रैक्टिव, और नया फोर्स कितना हो जाएगा F/16, मतलब फोर्स घट गया है, फोर्स घट गया है और अभी भी लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहा है। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रॉब्लम है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, यानी स्टेट लेवल में झारखंड बोर्ड, बिहार, यूपी बोर्ड, कोई बोर्ड हो, और चाहे वो आप सेंट्रल बोर्ड की बात करो, हर जगह ये क्वेश्चन आता है, 100% कंफर्म ये क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। तो बड़े अच्छे से प्रॉब्लम को समझ लेना और सॉल्व करना। बात करते हैं एक सेकंड क्वेश्चन, कह रहा 3 इक्वल चार्ज Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन एनी चार्ज। तो कह रहा है मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बना लिया, ठीक है, इस पे हमने +Q चार्ज रखा है हर एक कॉर्नर पर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सबका साइड लेंथ कितना है A। तो कह रहा है किसी दो चार्ज के कारण एक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो देखो दोनों सब पॉजिटिव चार्ज है, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा रिपेल। ठीक है, ये चार्ज क्या रिपेल, दूसरा चार्ज क्या करेगा, दूसरा चार्ज इसको करेगा रिपेल, क्यों दूर भगाएगा ना दोनों, क्यों क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री, ठीक है, तो ये भी एंगल 60 डिग्री। ठीक, अब बताओ कि एक चार्ज के कारण फोर्स कितना लगेगा, तो K देखो यहां पर ध्यान से, ये चार्ज Q ये भी चार्ज Q, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस A, तो फोर्स कितना लगेगा KQ²/A²। ठीक है, एक फोर्स हो गया। दूसरा फोर्स वो भी सेम होगा क्योंकि दूसरा फोर्स भी क्या है, दूसरा फोर्स भी देखो एक चार्ज Q यहां पर, दूसरा चार्ज यहां Q यहां पर, और इनके बीच का डिस्टेंस A, तो इनके बीच की फोर्स कितना होगा सेम फोर्स, क्योंकि सेम दोनों पे चार्ज है और डिस्टेंस भी सेम है। लेकिन देखोगे कि अब यहाँ जो दोनों फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है। क्यों, देखोगे यहाँ पर जो दो फोर्स लग रहे हैं, दो फोर्स कहाँ लग रहे हैं, एक फोर्स यहाँ लग गया एक फोर्स यहाँ लग गया, दोनों का डायरेक्शन क्या है डिफरेंट डिफरेंट है 60 डिग्री एंगल पे। फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो क्या होता है नेट फोर्स,
नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू, दोनों फोर्स सेम है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस, दोनों फोर्स के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, तो कॉस 60। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी एफ स्क्वायर हो जाएगा आपका 2f स्क्वायर प्लस 2 हो गया एफ स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया, पूरी वैल्यू हो गई 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बच गया 3f स्क्वायर। तो यानी जो नेट फोर्स हो गया एफ नेट है ना, जो नेट फोर्स लग रहा है उस पर वो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स 3f स्क्वायर, यानी √3 टाइम्स ऑफ एफ भी आप इसको लिख सकते हो यार। और एफ की कितनी थी, एफ की वैल्यू थी √3, एफ की वैल्यू थी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यानी जो नेट फोर्स लग रहा है ये थर्ड चार्ज पे है ना, यानी जो ऊपर जो रखा है थर्ड चार्ज उस पर जो नेट फोर्स लग रहा है, इस ऊपर वाले पे जो नेट फोर्स लग रहा है इन दो चार्ज के कारण वो कितना है √3 के क्यू बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बात समझ आ गई। चलिए, तो ये था आज हमारा फर्स्ट चैप्टर था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे। हमने आज बताया इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में और कूलम्ब्स लॉ के बारे में और उसके कुछ न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो बाकी जो लोग नए हैं चैनल पे नए आए हैं जो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि अब हमारा ये शुरू हो चुका है पूरा क्लास लेक्चर क्लास 12 का फिजिक्स, जो कि अब कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहेगा अल्टरनेट डेज पे। तो हम आपको और हमारे आप जरूर जो लोग नहीं जुड़े हैं एक बार हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाए, और ग्रुप भी है, ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको सारा एग्जाम टेस्ट कब होगा, आपका लाइव क्लासेस कब होगी, लेक्चर्स कब होगा, सारे अपडेट आपको मिल जाए। और इधर हम ट्राई करेंगे कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो सब की वीडियो प्रोवाइड करें यहाँ पर बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।